The Storyteller Present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह अग्निहोत्री मेंशन। सूरज की रोशनी जैसे ही अक्षत पर पड़ी, उसने कसमसाकर अपनी आंखें खोली। उसने सर उठाकर चारों तरफ देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वो रात को वहीं सो गया था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, फ़ोन को टेबल से उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। हाथ मुंह धोकर वो घर के बने जिम में चला गया और लगभग 2 घंटे जिम में बिताने के बाद वो दोबारा कमरे में वापस आया, अपना ज़रूरी सामान लिया और बाथरूम की तरफ चला गया। 15 मिनट में वो पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आया, अपने बालों को सेट किया और जल्दी से नीचे सबके पास चला गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी उसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सुनैना जी ने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी आइए बेटा, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अक्षत जल्दी से उन लोगों के पास आया और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर वहीं अपनी जगह पर आकर बैठ गया। सुनैना जी ने सभी की प्लेट में नाश्ता लगाया और अक्षत ने नोटिस किया कि आज उसकी पलटन ज़रूरत से ज़्यादा खामोश थी। उसने सुनैना जी की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचकाकर कुछ ना पता होने का इशारा किया। अक्षत ने उन तीनों की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या बात है, तुम तीनों इतने शांत क्यों हो? तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखने लगे। अक्षत ने कुछ पल तक उनके जवाब का इंतजार पूरी खामोशी से किया, फिर लंबी सांस भरकर कहा, ओके, आई एम सॉरी, मुझे कल तुम लोगों से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर कल वाकई ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और मैं उसे लेकर थोड़ा डिस्टर्ब था, इसीलिए इस तरह बोल गया। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एक लम्हा रुक कर, आज मैं जल्दी वापस आऊँगा और तुम लोगों को घुमाने ले चलूँगा। अक्षत का इतना कहना था कि तीनों के होठों पर मुस्कान आ गई। तीनों ने एक साथ कहा, थैंक यू सो मच भाई, एंड आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड। अक्षत ने एक पल उन तीनों को देखा और आहिस्ता से कहा, पूरे के पूरे नौटंकी हैं। सारे बड़े उन चारों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जूस पीते हुए राजदीप जी ने पूछा, अजय और सिया कब वापस आएंगे? सुनैना जी, कल बात हुई थी सिया से, उसने कहा वो लोग आज शाम तक घर पहुंच जाएंगे। राजदीप जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सिया के भाई की तबीयत कैसी है? सुनैना जी, पहले से बेहतर है बाबूजी, बस उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है। डॉक्टर ने खाने पीने का ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने सिर हिला दिया। इसी तरह हल्की फुल्की बातों के बीच उन लोगों ने अपना नाश्ता खत्म किया और लिविंग एरिया में इकट्ठे हुए। अक्षत ने देव जी से पूछा, डैड ऑफिस नहीं आएंगे क्या? देव जी, मेरी मिस्टर चतुर्वेदी के साथ होटल शालीमार में मीटिंग है, मुझे उसे अटेंड करना है, तो सीधा ऑफिस आऊँगा, तब तक तुम जाओ। अक्षत, पर मीटिंग तो ऑफिस में भी हो सकती थी, उसे होटल में करने की क्या ज़रूरत थी? देव जी, मैंने भी उनसे यही कहा था, पर उनका कहना उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। होटल शालीमार एयरपोर्ट के काफ़ी पास है। अक्षत, ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। देव जी ने उसे जाने का इशारा किया और वो वहाँ से चला गया। अक्षत जैसे ही कुछ दूर आया, उसका फ़ोन बजने लगा। कार को साइड में पार्क कर वो फ़ोन पर बात कर रहा था कि लगभग 2 मिनट बाद उसका ध्यान कॉलेज के बाहर स्कूटी से उतरती अक्षता की तरफ गया। एक्चुअली अक्षत के ऑफिस के रास्ते में ही अक्षता का कॉलेज पड़ता था। हालांकि आज तक अक्षत का ध्यान उस कॉलेज पर नहीं गया था, मगर क्योंकि अब अक्षता वहां मौजूद थी तो उसकी नज़रें वहां जाना लाजमी था। अक्षता ने आज ब्लैक कलर की क्रॉप टॉप और वाइट कलर का जीन्स कैरी किया हुआ था। बालों की हाई पोनी, चेहरे पर लाइट मेकअप, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अक्षता ने की स्किन काफ़ी सेंसिटिव थी, इसलिए धूप जब उस पर पड़ रही थी तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया, जो उसे और खूबसूरत बना रहा था। अक्षत इस तरफ वक्त अक्षता पर से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। अक्षता के चेहरे से होते हुए उसकी नज़र उसके दूध से गोरे पेट पर जाकर टिक गई। अक्षता की स्टमक के पास एक छोटा सा तिल था जो अक्षत को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उसे अचानक से अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अक्षत को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसका फ़ोन कब का कट चुका था और वो अपनी गहरी आंखों से अक्षता को देख रहा था। जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वो लगातार उसे देखता रहा और उसके जाने के बाद उसका ध्यान टूटा। एक लंबी सांस लेकर उसने अपने फेफड़ों में सांसों को जब्त किया और आंखें बंद कर
कुछ देर बैठ गया। कैबिनेट से पानी की बोतल निकालते हुए उसने सारा पानी एक घूंट में पिया और अब जाकर वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, वरना कुछ वक्त पहले तक तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अक्षत ने उस जगह को देखा जहाँ वो खड़ी थी, फिर खुद से कहा, वो वाकई काफ़ी खूबसूरत है, वरना मेरी नज़रें ऐसे ही किसी पर नहीं ठहरती। फिर एक लम्हा रुक कर उसे देखकर जो मन कुछ देर पहले महसूस किया, वो इस बात का गवाह है कि शायद मुझे। और वो खामोश हो गया। उसकी आंखें एकदम से गहरी हो गईं और वो बिना पलक झपकाए उस जगह को देखता रहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रह रह कर दिमाग में अक्षता का ख्याल था और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चाह कर भी उसे अपने ख्यालों से दूर नहीं कर पा रहा था। वो लाख कोशिश कर ले मगर वो उसके जहन में बस चुकी थी और वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में हार कर अक्षत ने कोशिश करना छोड़ दिया और अपने काम पर फोकस करने लगा। पर अभी भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। वो बुरी तरह उसके हवासों पर सवार हो चुकी थी और अब वो खुद भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। अक्षत ऑफिस आ चुका था और अभी भी जहन में वही घूम रही थी। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। दिमाग में रह रह कर उसका ख्याल आ रहा था, कभी गोरा चेहरा, कभी स्टमक के पास का तिल। अक्षत अब परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। वो इतना तो जान चुका था कि वो पिद्दी सी लड़की उसके दिमाग पर हावी हो चुकी है, पर इस कदर उसके जहन में सवार हो रही है, इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। और वो अब काफ़ी देर तक शिद्दत से उसके बारे में सोच रहा था। उसने खुद से कहा, इस लड़की ने मुझे अपने ख्यालों में इस तरह से परेशान कर रखा है कि मेरा जीना मुश्किल हो गया है। क्या उसका भी ऐसा ही हाल है या फिर मैं ही बेकरार हूँ? इधर अक्षत की हालत से पूरी तरह बेखबर अपनी दुनिया में मस्त थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके कारण किसी का जीना मुश्किल हो रखा था। वो तो हर रोज़ की तरह हंसती मुस्कुराती अपना दिन बिता रही थी और आज उसके कोई लेक्चर्स नहीं थे। इसी वजह से वो और मोहिनी कैंटीन में बैठे गप्पे लड़ा रही थी। बातों ही बातों में मोहिनी ने कहा, तूने बताया था कि तुझे अग्निहोत्री मेंशन जाना था, तो वहाँ सब कैसा था? सब लोगों ने तुझसे कैसे बिहेव किया? और एक पर रुक कर, और वो द मोस्ट हैंडसम द ग्रेट अक्षत अग्निहोत्री, वो कैसे थे? तूने उसे ध्यान से देखा? कुछ बात हुई? बताना अक्षु, कैसा था सब कुछ? अक्षता, वहाँ पर सब कुछ अच्छा था। सभी ने मुझसे अच्छे से बर्ताव किया, किसी ने मुझे रूडली बात नहीं की, पर मिस्टर अग्निहोत्री वो थोड़े अजीब हैं। मोहिनी ने सवालिया नज़र से देखा, तब वो आगे बोली, मेरा मतलब था कि उन्होंने ना किसी से कोई बात करी। जब हम लोग गए तो वो अपने कमरे में चले गए, फिर जब वापस आए तो सिर्फ खाने की प्लेट को घूरे जा रहे थे, इसलिए। फिर रुक कर, पता है मैंने उन्हें एक नाम भी दिया है। मोहिनी, और वो क्या? अक्षता, अक्खड़चंद। मोहिनी जो ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, आखिरी की बात सुनकर हंसने लगी और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, तूने क्या सोचकर इतने हैंडसम बंदे को इस तरह का नाम दिया? उसने घूर कर उसकी तरफ देखा तो मोहिनी ने आगे कहा, नहीं मेरा मतलब यार वो इतना हैंडसम है, इतना चार्मिंग है, क्या गजब की पर्सनालिटी है, और तूने उसे अक्खड़चंद कह दिया। सीरियसली अक्षु, तू भी ना कुछ भी करती है। अक्षता, हाँ मैंने ऐसा कहा क्योंकि वो ऐसा ही है। मतलब किसी में इतनी अकड़ कैसे हो सकती है कि वो अपने सामने बैठे लोगों से बात करना तक जरूरी ना समझे? अरे यार, हम उसके घर के मेहमान थे, इसी नाते उसे हाल अहवाल तो पूछ लेना चाहिए था, मगर नहीं, अकड़ से बैठा हमें इग्नोर कर रहा था। बस इसलिए मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। वो कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझ रही थी और मोहिनी उसे बस देखे जा रही थी। वो जानती थी उसके कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अक्षता वही समझेगी जो वो समझना चाहेगी और वो वही कहेगी जो उसे सही लगेगा। थोड़ी देर बाद दोनों कैंटीन से बाहर आई और अपने अपने घर के लिए रवाना हो गई। मोहिनी ने सबसे पहले अक्षता को घर छोड़ा और फिर अपने घर चली गई। अक्षता जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसकी नज़र हॉल में इंतज़ार करती रावी पर गई और वो उसके पास आकर बोली, आप यहाँ मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हैं? मैंने कहा था ना मुझे देर हो जाएगी, आपको आराम करना चाहिए था। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मगर नहीं, आपको तो किसी की कोई बात ही नहीं सुननी। रावी, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी, पर तुम तो जानती हो ना, जब तक तुम या वापस ना आ जाओ मुझे चैन ही नहीं आता, बस इसलिए। खैर ये सब छोड़ो और बताओ, जाओ जाकर चेंज कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खुद खा लूँगी, आप अपने कमरे में चल रही हैं, मैं वहीं लेकर आ रही हूँ। वो कुछ कहना चाहती थी तो उसने मासूमियत से कहा, प्लीज़। अच्छा बाबा ठीक है, फिर जल्दी ही आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है। रावी अपने कमरे में चली गई और अक्षता सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में गई। लगभग आधे घंटे बाद वो खाना लेकर उसके सामने मौजूद थी। रेड क्राउन से सिर टिकाए बैठी वो उसी का इंतज़ार कर रही थी। अक्षता को देख वो
उसे अपने पास आने का इशारा करी। अक्षता ने सामने प्लेट लेकर बैठ गई और रावी ने उसके हाथ से प्लेट लेकर उसे खुद से खाना खिलाना शुरू किया। अक्षता ने उसे देखा तो वो प्यार से बोली, खाओ। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खाना खाने लगी। अक्षता भी प्यार से उसे देख रही थी। यही तो था उन दोनों के बीच के रिश्ते की खासियत। वो कभी एक दूसरे से भाभी या ननद की तरह मिलती ही नहीं थी। उनके बीच का बॉन्ड माँ और बेटी जैसा था। रावी के आने के बाद कभी भी अक्षता को उसके पेरेंट्स की कमी नहीं खली थी। वो हर तरह से उसका ध्यान रखती थी। वो कभी उसे उदास नहीं रहने देती थी। वो हमेशा उसके चेहरे पर हंसी देखना चाहती थी, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहती थी। इसी कारण अक्षता भी उससे बहुत जुड़ाव महसूस करती थी। जो बात वो अपने भाई तक से नहीं कह पाती थी, वो आसानी से उसके सामने जाहिर कर जाती थी। राघव भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश था, वरना जो डर उसे अपनी शादी को लेकर था, उसे रावी से इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मगर वो उसके हर अंदाजे पर खरी उतरी थी। इसीलिए तो वो उससे इतना प्यार करता था। वो अक्षता के लिए निस्वार्थ भाव से हमेशा तत्पर रहती थी। खाने के बाद काफ़ी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे से बैठी बातें करती रहीं और अक्षता उसका सिर सहला रही थी। जब वो सो गई तो अक्षता धीरे से दरवाज़ा बंद कर कमरे से बाहर आई और अपने कमरे में जाकर बेड पर बुक फैलाकर पढ़ने लगी। अग्निहोत्री इंटरप्राइजेज में काफ़ी कोशिशों के बाद आखिर अक्षत ने अपने काम में कंसंट्रेट पा लिया और अब वो तल्लीनता से अपने काम में मग्न था। हालांकि अभी भी वो उसके ख्यालों में थी, मगर अब उसने काफ़ी हद तक खुद को कंट्रोल कर लिया था। 5 मिनट पहले ही वो मीटिंग ख़त्म कर केबिन में वापस आया था और एक बार फिर उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने ज़ोर से अपना हाथ टेबल पे मारा और खुद पर ही गुस्साते हुए कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो पिद्दी सी लड़की मेरे दिमाग में इस कदर कैसे हावी हो सकती है। मैं खुद उसके बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या है उसमें जो अक्षत किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता, उसे एक नज़र देखने के लिए इतना तड़प रहा है। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊँगा। वो खुद में बड़बड़ा रहा था और टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक सांस में गटक चुका था। अभी भी उसे बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि उसने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करना चाहा था और फिर खुद से बोला था, आई वॉन्ट टू सी हर। अब मेरी बेचैनी तभी शांत होगी जब मैं उसे देखूंगा, वरना ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर पागल हो नहीं जाऊंगा, मैं पागल हो चुका हूँ। सच में मैं पागल हो चुका हूँ। वो खुद में बड़बड़ाया। आगे की कहानी अगले भाग में। मुस्कान शुक्ला, आई नो पार्ट थोड़ा सा लेट आया है और थोड़ी सी गड़बड़ है, बट प्लीज़ एडजस्ट कर लो। मैं कोशिश कर रही हूँ, जल्दी ही आपकी शिकायत दूर कर दूँगी।